दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं राम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में एक नई कहानी के साथ में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद की। बात है 10 जून 2019 की। जिला कोतवाली में थाना प्रभारी संजीव राठौर जी बैठे किसी महत्वपूर्ण फाइल में मग्न थे। तभी उनके चैम्बर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति एंटर करते हैं। अपना परिचय बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम रमेश चंद दिवाकर है और मैं ग्राम जटराई, थाना अलीगंज, जिला एटा का निवासी हूँ। मेरा भाई दिनेश दिवाकर, जो कि सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में पदस्थ है, उसे 6 जून को यहाँ आना था, जो अपने परिवार के साथ में झगुआ नागला, फर्रुखाबाद में ही एक इलाका है, उसमें रहते हैं। 6 जून को उन्हें आना था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर थाना प्रभारी उनकी रिपोर्ट को प्राथमिकी दर्ज करते हैं और अगले दिन आने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब रमेश चंद दिवाकर थाने पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी उन्हें कहते हैं कि जहां आपके भाई का निवास है, झगुआ नांगला, वो पंचाल घाट थाना के अंतर्गत आता है। उसमें अभी 2 दिन पूर्व एक लाश मिली थी अधजली। आप जाके उसे देख लें, शिनाख्त कर लें। जब वो जाकर मोर्चरी में लाश को देखते हैं, अधजली लाश को, तो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश उनके भाई दिनेश दिवाकर की थी। जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपको किसी पे शक है इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे शक है। मुझे शक है अपनी बहू, मतलब मेरी भाई की पत्नी रमा और उसके प्रेमी अनमोल पर। यह देखकर, यह सुनकर पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक पत्नी कैसे अपने पति का मर्डर करवा सकती है। लेकिन चूंकि अपना शक जाहिर किया था रमेश चंद्र ने, तो पुलिस रमा से जाके पूछताछ करती है। रमा से जब पूछताछ की जाती है तो बिल्कुल मना कर देती है कि मेरे पति का ऐसा कोई भी यहाँ आने का प्लान नहीं था और ना ही मेरी उनसे बात हुई है। वो तो श्रीनगर में पदस्थ थे। वो यहाँ कैसे आए और कैसे इनको जला के इनका मर्डर और हत्या हुई, मुझे नहीं मालूम। इसके बाद में पुलिस अनमोल के बारे में पता लगाती है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस ग्राम जटराई, एटा में छापा मारती है। तो वहां तो मिलता नहीं है अनमोल। उसके बाद में पुलिस उसके पैतृक गांव ग्राम गुटना, थाना मीरपुर, जिला फर्रुखाबाद में छापा मारती है और उसके दोस्त को, जिसका नाम है राम गोपाल, जो परचून की दुकान चलाता है, उससे पूछती है कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त। तो वो बताता है कि हो सकता है कि अ, अनमोल अपने एक अन्य मित्र कमलकांत शर्मा, जो कि एक पुलिस में सिपाही है और उसकी वर्तमान में पदस्थापना महाराजपुर थाना कानपुर में है, उसके पास हो सकता है। पुलिस कानपुर पुलिस फर्रुखाबाद पुलिस कानपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और उसका नंबर निकलवाती है कमलकांत का, और बात करती है। तो कमलकांत कहता है कि बिल्कुल अनमोल मेरे पास है और वो आपके पास ही आने वाला है, पुलिस में ही आने वाला है। पुलिस के पास में कमलकांत अनमोल को लेके आता है, फर्रुखाबाद पुलिस को सौंप के चला जाता है। अनमोल कहता है कि मेरा इस मर्डर में, इस प्रकार के हत्या में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस सीडीआर के आधार पर रमा और अनमोल को आमने सामने बैठाती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो दोनों टूट जाते हैं और एक अलग ही कहानी निकल के सामने आती है, जो कुछ इस प्रकार से है। कहानी इस प्रकार से है कि चीनी गांव में के निवासी देवकरण दिवाकर के 2 बच्चे हैं, राहुल दिवाकर और रमा।
ये चीनी गांव राजपुरा थाना में पड़ता है, जो कि फर्रुखाबाद में है। अब रमा एक पढ़ी लिखी लड़की है। इसने बीए और बीएड किया है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है। इसी बीच सॉरी, उनको देवकरण को अपनी पुत्री के विवाह के बारे में चिंता होती है। उन्हें पता पड़ता है कि अ, जो दिनेश दिवाकर है, जो कि सीआरपीएफ में सिपाही है, उसके अपनी पुत्री के लिए उसका रिश्ता काफी सही रहेगा, जो कि एटा निवासी हैं दिनेश दिवाकर। अब दिनेश दिवाकर एटा निवासी से रिश्ता रमा का हो जाता है। रमा निवासी है फर्रुखाबाद जिले की और रमेश निवासी है एटा जिले के। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बड़े हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये बात है जनवरी 2006 की। अब चूंकि रमेश तो सीआरपीएफ पुलिस में था, तो वो तो छुट्टी उसे बहुत लिमिटेड मिलती थी, तो वो अब शादी के बाद कुछ समय के बाद में चला जाता है। इसी बीच रमा अपने पति से बात करती है कि मैंने बीएड किया है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मेरी मदद करें आप पढ़ाई लिखाई में। पूरी मदद करता है और रमा का सिलेक्शन भी उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर्स में उसका चाचूपुरा जिला फर्रुखाबाद में प्राइमरी टीचर के रूप में पदस्थापना हो जाती है। अब चूंकि उसका जो स्कूल था, जो उसे स्कूल मिला था, वो उसके मायके के पास में ही था, तो वो अपने मायके से ही अप एंड डाउन करती है। इसके लिए उसका पति एक स्कूटी खरीद के देता है, जिससे कि उसे आने जाने में कोई समस्या ना आए। अब इसी बीच उनकी बड़े अच्छे से नौकरी चल रही होती है दोनों जनों की। वो टीचर बन गई है, वो सीआरपीएफ में है। लेकिन जब महत्वाकांक्षी रमा को रात में जब अपनी नौकरी से लौट के आती थी, पति की याद सताती है, एक पुरुष की याद सताती है। सोचती है कि नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जरूरतों को समझने वाला कोई पुरुष नहीं है। इसलिए वो घुट घुट के अपना जीवन जी रही थी और उसे बड़ी घुटन सी महसूस होने लगती है। लेकिन चूंकि पति तो सीआरपीएफ में ही था, तो वो उसका आना तो मतलब फ्रिक्वेंटली आना तो पॉसिबल नहीं था, और इसलिए वो अपनी इच्छाओं को दबा कर रह रही थी। इसी बीच रमेश कहता दिनेश दिवाकर जो उसका पति है, रमा से कहता है कि तुम मायके में रहती हो, ये मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ऐसा करो अलग रहो। तो इसके लिए दोनों एक प्लॉट खरीद कर झागुआ नागला एक इलाका है जो फर्रुखाबाद में, उसमें एक मकान बनवाते हैं 3 कमरे का। उसमें अब ये रमा रहने लगती है। जिंदगी अच्छे से चल रही थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। इसी बीच रमा की मुलाकात उसके दूर के रिश्तेदार अनमोल दिवाकर से होती है। अनमोल दिवाकर पुत्र महेश चंद मीरापुर थाना ग्राम गुटना फर्रुखाबाद का निवासी है। अनमोल रिश्ते में उसका भाई लगता है रमा का, और दूर का भाई लगता है। इनके बीच में फोन से बात होती है। अनमोल फोन लगाता है कि रमा तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बुलाया नहीं, और तुम्हारी नौकरी लग गई, तुमने पार्टी नहीं दी, मकान भी बना लिया, उसकी भी पार्टी नहीं दी, और मैं पार्टी लेना चाहता हूँ। रमा कहती कभी भी आप आ जाइए और मैं पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। एक दिन उसके नवनिर्मित मकान पर अनमोल पहुंचता है और उसके मकान की और उसके हुस्न की बहुत तारीफ करता है। क्योंकि इस प्रकार की हंसी मजाक रमा को पसंद थे, और एक पुरुष की कमी को महसूस कर ही रही थी। हालांकि उसका भाई था, तब भी उसकी हंसी मजाक को बुरा नहीं मानती है और कहती है कि आ जाया करो तुम। इसी बीच अनमोल उसके घर में आने जाने लगता है, और उसके जो बच्चे हैं दो रमा के, वो भी उसको अंकल अंकल कहते हैं। क्योंकि अनमोल उनके लिए कभी ना कभी जब भी जाता था तो कुछ टॉफी खिलौने लेके जाता था। ये तो हो गई एक बात। इसी बीच एक दिन अनमोल उसके घर पे पहुंचता है रमा के,
उस समय वो नहा के निकली थी और स्कूल जाने की तैयारी में थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। रमा अनमोल को देख के कहती है कि अरे तुम अनमोल कैसे आ गए मुझे सरप्राइज देने के लिए। तो बोलती है कि सरप्राइज ही देने के लिए आया हूँ, मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ कि मैं तुम मुझे बहुत पसंद हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुन के रमा कहती है कि तुम्हें पता नहीं, मैं दो बच्चों की माँ हूँ और शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा औरत के लिए ये प्यार मोहब्बत अफेयर किसी कांटों भरी डगर से कम नहीं। इतना कह के ही अनमोल रमा को खींचकर अपने गले लगा लेता है और बेतहाशा उसे चूमने लगता है। पहले तो वो कसमसाती है रमा, लेकिन चूंकि उसे भी ये चीज की कमी से गुजर रही थी तो उसे उसमें मजा आने लगता है और उसका सहयोग करती करती है वो। और थोड़ी देर में दोनों सभी सीमाओं को लांघते हुए हम बिस्तर हो जाते हैं। जब एक बार ये खेल शुरू होता है तो बिना किसी लोक लाज के बार बार ये दुष्कर्म दोनों करने लगते हैं। अब तो हाल ये हो जाता है कुछ दिनों के बाद में कि रात में भी अनमोल उसके घर में रुकने लगता है और छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में रमा सुलाती है और खुद रात में अनमोल के साथ सोकर उसके साथ में मौज मस्ती करती है। अब जब छुट्टी पर रमेश आता है सीआरपीएफ की, तो उसे काफी परिवर्तन महसूस होता है कि रमा लंबी लंबी देर तक फोन पे बात कर रही है और फोन लॉक डाल के रख रही है। आस पड़ोस से भी पता पड़ता है कि अनमोल नाम का कोई व्यक्ति आता है और उसके अनुपस्थिति में रात में रुकता है, घर में रुकता है। जब वो अपने बच्चों से पूछता है रमेश की अनमोल कैसे हैं, बोले कि वो तो यहाँ रात में रुकते हैं, हम मम्मी के साथ ही सोते हैं और हमारे लिए खिलौने भी लाते हैं। ये सुन के रमेश बहुत नाराज होता है और उसके बाद में वो रमा से बात करता है। तो रमा कहती है कि तुम तो बड़े सीधे हो, जो परदेश में जिनके पति काम करते हैं तो उनकी महिलाओं पर, उनकी पत्नियों पर इस प्रकार के लांछन लगाना तो आम बात है, और तुम इन बातों में आ गए। उसके बाद अपना त्रिया चरित्र दिखाती हुई उसके साथ हम बिस्तर होती है और उसके गुस्से को शांत करती है। लेकिन रमेश के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अनमोल आता है और कुछ गलत करता है। तो रमा से वो कहता है जाते जाते, अपनी छुट्टी जब खत्म हो रही होती है, कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मैंने तुम्हें देख लिया उसके साथ में तो दोनों को मैं गोली मार दूंगा। इतना कह के वो अपनी छुट्टी पे चला, खत्म होने के बाद में अपनी यूनिट चला जाता है। इसी बीच वो बिन बताए जून का प्लान बनाता है, अपनी यूनिट में निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके छुट्टी फिर से सैंक्शन कराता है और अपने भाई को, जो कि रमेश चंद है, उनसे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ भाई साहब, और मेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, तो मैं इस सिलसिले में आ रहा हूँ। जब वो 6 जून को आने का प्लान था और 6 जून रात 10:30 बजे उनकी बात होती है अपने भाई से, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अगले दिन 7 जून को रमा अपने भाई राहुल के साथ में अपने ससुराल आ जाती है, एटा। और श्रीनगर यूनिट में भी फोन करके बता देती है कि मेरे पति का फोन बंद आ रहा है और मेरी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों है। इसके बाद में इस प्रकार से वो बहाना बनाती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, फोन बंद आ रहा है। लेकिन घटना कुछ इस प्रकार से हुई थी, जो कि दोनों जने बताते हैं, अनमोल और रमा, कि 6 तारीख को रात में उसका पति अ, दिनेश आया था। गेट जब खटखटाया तो अनमोल भी उस समय उनके घर पे था। उसको गेट की खिड़की से जब वो देखता है रमा की उसका पति है, तो वो अनमोल को एक टांड पे छुपा देती है दूसरे कमरे की और गेट खोलती है। तो पति नाराज होता है, दिनेश की इतनी देर कैसे लगा दी तुमने। तो बोलती है कि मैं गहरी नींद में थी। पति आके दिनेश पूरे घर में ढूंढता है, चूंकि वो ऊपर टाण में छुपा हुआ था तो उसे मिलता नहीं है। इसके बाद में रमा अपने पति को समझाते हुए, मनाते हुए उसके साथ में हम बिस्तर होती है और कहती है कि आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, इसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकती है। इसके बाद में थका हुआ दिनेश सो जाता है। रात, आधी रात के बाद में अनमोल आता है और उसी की सर्विस
रिवॉल्वर जो गन थी उससे 2 गोलियां उसके सीने में उतार देता है दिनेश के। और उसकी पत्नी रमा उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाती है। दोनों जने उस लाश को डिकम्पोज करने के लिए स्कूटी पर रखकर एक सुनसान प्लॉट में फेंक आते हैं, उस पर पेट्रोल डला के आग लगाते हैं। आग जो कि पूरी तरह से नहीं लग पाती, वो अर्धजली अवस्था में रह जाती है, जो कि अगले दिन पुलिस उसको अ, अपनी कब्जे में लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक महिला ने, एक स्त्री ने हवस में आकर अपने आशिक के साथ में मिलकर किस प्रकार रिश्तों को तार-तार किया और अपने पति का मर्डर कर दिया। और सोच रहे थे दोनों कि चूंकि हमने लाश को डिकम्पोज कर दिया है, छुपा दिया है, किसी को पता नहीं पड़ेगा, लेकिन अपराध किसी से छुपाए छुपता नहीं है, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपता। और दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और विभिन्न धाराओं में उन दोनों को जेल में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कहानी सुनाने के तरीके में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो दोस्तों आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर बताएँ, जिससे कि मैं अपनी जो स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी और मेरी स्टाइल है, उसपे मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अभी मेरी ये शुरुआती अवस्था है, मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूँ। इसके लिए मुझे आपकी राय की, कमेंट्स की और शुभकामनाओं की आवश्यकता है। धीरे-धीरे जब स्थितियाँ सुधरेंगी, तो मैं सेटअप भी अपना ज़्यादा अच्छे से बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोगों अपना अच्छे से ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।